अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के बढ़ते हुए कंट्रोल ने अमेरिका को शशोपंज में डाल दिया है और वो अपनी फौज की वापसी की रफ्तार में तब्दीली पर गौर कर रहा है। अब तक अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान मामला तय नहीं पाए हैं और अफगान तालिबान मुल्क में अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। इस वक्त अफगान तालिबान और अफगान फोर्सेस अफगानिस्तान के शुमाली सूबे कुंदूज में आमने सामने हैं। तालिबान ने इस सूबे के अहम इजला पर कब्जा कर लिया है और सूबे के दारुल हुकूमत यानी कुंदूज शहर के मुजाफात में भी तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें होती रहीं। तालिबान ने अफगानिस्तान की ताजिकिस्तान से जुड़ने वाली सरहद और तमाम चेक पोस्ट के साथ शेर खान पोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है और इस वक्त अफगान हुकूमत दोबारा इन इजला पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब तक अफगानिस्तान के तकरीबन 400 इजला में से 50 से ज़ायद इजला पर अफगान तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और अब वो सूबाई दारुल हुकूमतों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के खदशात और तरजीहात को आलमी मीडिया के जरिए दुनिया के सामने रख दिया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छाया हुआ है। वज़ीर आज़म ने लिखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका का पार्टनर बनने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही अमरीकी फौजें वहां से निकल जाएंगी हम मजीद किसी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। अमरीका और पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मुताल्लिक मफादात यकसा हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, इस्तेहकाम हो, मुआशी तरक्की हो और अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए ठिकाना ना बनने दिया जाए। हम अफगानिस्तान पर किसी भी मुसल्लह टेक ओवर के खिलाफ हैं जो सिर्फ दहाइयों पर मबनी खाना जंगी का रास्ता हमवार कर देगा। तालिबान पूरे मुल्क को फतह नहीं कर सकते, लेकिन ये भी हकीकत है कि किसी भी हुकूमत को अफगानिस्तान में कामयाब होने के लिए तालिबान को भी इस निज़ाम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के आर्टिकल के मुताबिक माजी में पाकिस्तान ने आपसी तनाज़े में घिरे अफगानिस्तान के मुख्तलिफ ग्रोहों में से किसी एक को चुनकर गलती की, लेकिन हम माजी के तजर्बे से सीख चुके हैं। हमारा अब कोई पसंदीदा नहीं है और हम अफगानिस्तान में हर उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिन्हें अफगान अवाम का एतमाद हासिल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक माजी ये बात साबित करता है कि अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमारे मुल्क ने अफगानिस्तान में होने वाली जंगों से बहुत नुकसान उठाया है और अगर पाकिस्तान अमेरिका को बेस फराहम करने के लिए रजामंद हो जाता जहां से अफगानिस्तान पर बमबारी की जाती और अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाती तो बदले में फिर से दहशतगर्द पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पहले ही भारी कीमत अदा कर चुके हैं। इस दौरान अगर अमेरिका, जिसके पास तारीख की सबसे ताकतवर मिलिट्री मशीनरी है, वो 20 साल के बाद भी अफगानिस्तान के अंदर रहते हुए जंग नहीं जीत सका, तो अमेरिका ऐसा हमारे मुल्क में बेसिस बनाकर कैसे कर पाएगा? वज़ीर आज़म के आर्टिकल के मुताबिक हमारे और अमेरिका के मफादात यकसा हैं। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए अमन कायम हो, ना कि खाना जंगी हो। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो और दहशतगर्दी का खात्मा हो, जिसके हम दोनों निशाने पर हैं। हम इस मुआहदे की हिमायत करेंगे जो मुआशी तरक्की और सेंट्रल एशिया में इजाफी तरक्की और कनेक्टिविटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे ताकि हमारी मईशत ऊपर जा सके। अगर अफगानिस्तान में मजीद खाना जंगी होती है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। इसलिए तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए हमने बहुत सिफारती मेहनत की है। पहले उन्हें अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए मेहनत की और फिर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए मेहनत की। हम जानते हैं कि अगर तालिबान मुसल्लह फतह हासिल करने की कोशिश करेंगे तो ये ना रुकने वाली खून रेजी को जन्म देगा। हम उम्मीद करते हैं कि अफगान हुकूमत बातचीत के दौरान ज़्यादा लचक का मुजाहरा करेगी और पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहराना बंद कर देगी, क्योंकि हम मिलिट्री एक्शन के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। ये वज़ीर आज़म का अमरीकी अखबार में शाया होने वाला आज का आर्टिकल था। अफगानिस्तान में सूरत हाल मुसलसल कशीदा हो रही है और इस आम वक्त में अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई है, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी 2 दिन बाद यानी जुमे को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मिलने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अब तक जो बाइडन से क्यों बात नहीं हुई है, इस हवाले से आलमी मीडिया भी सवाल पूछ रहा है। रवा हफ्ते अमरीकी सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा कि जो बाइडन के सदर बनने के बाद आपकी उनसे बात हुई है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया नहीं। जब भी उनके पास वक्त हो वो मुझसे बात कर सकते हैं। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपकी खुद हालिया दिनों में अफगान लीडरशिप से मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान चाहता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की और अवाम की जो मर्जी अफगानिस्तान की वो हुकूमत आए, मगर तालिबान तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये हो पाएगा? जितनी तेज़ी से तालिबान आगे बढ़ रहे हैं वो काबिज़ नहीं हो जाएंगे?
देखिए, कंसर्न्स तो शाहजेब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कंसर्न्स तो बढ़ रहे हैं। और मैं अभी मिल के आया हूँ 3 अहम अफ़गान लीडर्स को। मेरी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से अभी हाल ही में मुलाकात हुई है, उनके साबिक़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है तुर्की में, और जो उनकी पीस काउंसिल के सरबराह हैं डॉक्टर अब्दुल्ला जो सदर अशरफ गनी के साथ वाशिंगटन तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। अब सब मुलाकातों के बावजूद मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक घबराहट है, एक तशवीश है कि इनखला हो रहा है। इनखला की नौइयत ये है कि तकरीबन 60% के करीब इनखला हो चुका है और तवक्को है कि सितंबर से कहीं पहले ये मुकम्मल हो जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की ये ख्वाहिश भी है, आरजू भी है, कोशिश भी है, और हमने फैसिलिटेट भी किया है कि जो पीस प्रोसेस है वो साथ साथ इन टेंडम आगे बढ़ता चला जाए, जो कि नहीं बढ़ रहा। वहाँ जो वायलेंस है उसमें इजाफा हुआ है, हमें उसका एतराफ़ करना होगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो, हमें उसकी फ़िक्र है, हमें उसकी फ़िक्र लाजमन है। खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान 90 की दहाई की तरफ लौट जाता है, खुदा न खास्ता वहाँ फिर कोई सिविल वॉर की कैफियत हो जाती है, अंदरूनी कशमकश और इक़्तिदार की जंग शुरू हो जाती है, और तो फिर उसके असरात अफ़गानिस्तान के लिए तो भयानक होंगे, पाकिस्तान पर भी उनके मनफी असरात पड़ सकते हैं और पूरा खित्ता इससे मुतासिर होगा। मगर शाह साहब, इस सारी सूरत हाल में तालिबान कोई सियासी सेटलमेंट अब चाहते हैं, या वो अकेले ही अब तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्जा चाहते हैं? आपको लग रहा है कि कोई सियासी सेटलमेंट निकलेगी उनकी इन कार्रवाइयों के बाद? देखिए, तालिबान ने एक बात की थी और उन्हें मेरी राय में उस बात पर कायम रहना चाहिए, और वो ये है कि गुफ्तो शुनीद से हम मामलात को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि मिलिट्री सलूशन नहीं है, पॉलिटिकल सलूशन पर उन्होंने अपनी आमादगी का इजहार किया। उस पॉलिटिकल सलूशन पर आमादगी का इजहार किया अशरफ गनी साहब की जो नुमाइंदगान थे, हुक्मरान जो तबका है, उन्होंने भी किया। अगर दोनों इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं और दुनिया इस बात पर कायल हो चुकी है कि अफ़गानिस्तान का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है, तो कोई मिलिट्री टेक ओवर अफ़गानिस्तान के मफाद में न होगा। पाकिस्तान समझता है कि आज भी एक गुफ्तो शुनीद के ज़रिए एक पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए, इसके अलावा मज़ीद खून खराबा होगा, नुकसान होगा। हम नहीं चाहते अफ़गानिस्तान का मज़ीद नुकसान, हम अफ़गानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। अफ़गान अवाम क्या चाहती है? अफ़गान अवाम मेरी राय में, जो मैंने मुख्तलिफ़ मीटिंग्स की हैं, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, अफ़गान अवाम अमन चाहती है। वो थक गए हैं, उनका बहुत नुकसान हो चुका है। आज अगर तालिबान अपनी ज़िद पे अटके रहती हैं कि हमने इस्लामिक एमिरेट बनानी है, और आज अगर अशरफ गनी साहब अटके रहते हैं कि हमने इस्लामिक रिपब्लिक बनानी है, और कोई बीच का दरमियाना रास्ता नहीं निकालते, तो फिर अफ़गानिस्तान का क्या होगा? ये आज अफ़गानिस्तान की आवाम इसके बारे में सोच रही है। उन्हें ऐसी क़यादत चाहिए, उन्हें ऐसी लीडरशिप चाहिए जो उनको अमन का रास्ता दिखाए। शाह साहब ये भी बताइएगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में ही बताया था कि अमेरिका की तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया गया कि पाकिस्तान में बेस चाहिए, पाकिस्तान ने उनको मना कर दिया। फिर आपने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में भी ये बात बताई, वज़ीर आज़म ने अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू में भी ये बात बताई, और आज अमेरिकी अखबार में भी लिख कर ये कहा कि जी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस बात के कि हम अमेरिका को बेसिस दें। क्या है कि पाकिस्तान बार बार मना कर रहा है, अमेरिका फिर भी इंसिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बार बार ये बात बतानी पड़ रही है? शाहजेब मेरे भाई, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में और अपने ओपेड में पाकिस्तान की पोजीशन की वजाहत कर दी है, और मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान की पोजीशन की वहाँ तर्जुमानी कर दी है। अब ये हमारा फ़ैसला है और ये हमने सोच समझ के किया है। हमने वाज़ेह पॉलिसी दे दी है कि वी विल बी पार्टनर्स इन पीस, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या वो इंसिस्ट कर रहे हैं फिर भी कि हमें बेसिस चाहिए? नहीं, इट्स गॉन, इट्स ओवर शाहजेब। इट इज़ ए गिवन स्टेटमेंट, इट्स अ गिवन पॉलिसी। उनको वो तो मैं समझता हूँ जो समझने वाले समझ गए हैं। ये हमारे यहाँ बहस हो रही है, मेरा ख्याल है मुझे अब वहाँ ये वाशिंगटन में बहस दिखाई नहीं दे रही, मुझे ज़्यादा इस्लामाबाद में बहस दिखाई दे रही है। मतलब जो बाइडेन जब से सदर बने हैं, उन्होंने मोदी से बात की, दीगर इत्तेहादियों से बात की, दौरा भी एक कर लिया, अब्दुल्ला और अशरफ गनी को बुला भी लिया मुलाकात के लिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अब तक बात नहीं की है। क्या कोई नाराज़ी है, क्या दूसरे मामलात हैं, क्या वजह है?
नहीं, हम तो नहीं तासुर हम समझते कि नाराज़ हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अफादियत से और अहमियत से वो बिल्कुल नावाकिफ़ नहीं है। वो एक मंझे हुए मतलब है कि खारजा अमूर पर उनकी नज़र है और उनका बड़ा वसी तजर्बा है। वो मुल्क के नायब सदर रहे हैं, वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर रहे हैं, सरबराह रहे हैं, तो वो पूरे खित्ते के हालात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। मैं समझता हूँ उनकी अपनी तरजीहात हो सकती हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी उजरत नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़े और गैर मुबहम तरीके से उन तक पहुँचा रहे हैं। शाह, मुझे बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए ओसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया। आपसे जब सवाल किया गया, आपने कहा वो मीडिया ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पोर्ट्रे कर दिया था, मगर आपने खुद ने इस बात पर कमेंट नहीं किया जब आपसे शहीद होने या ना होने के हवाले से सवाल किया गया। पाकिस्तान की तो रियासती एक पॉलिसी है कि अलकायदा दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान ने बड़ा साथ दिया है अलकायदा के खिलाफ क्रैकडाउन में। यहाँ से लोग पकड़े गए, उनके में पाकिस्तान की तरफ से रियासती सपोर्ट हासिल रही। अलकायदा की तरफ से जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फतवा आया कि उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। तो क्या वजह है कि कंफ्यूजन है कि शहीद है या नहीं है? क्यों नहीं पाकिस्तान कह सकता कि क्या पाकिस्तान सोचता है इस हवाले से? मैं अर्ज़ करूं, पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। हमने अल-कायदा के कला कमा करने में एक किरदार अदा किया है, उससे दुनिया इनकार नहीं कर सकती। जितने अल-कायदा की कमर तोड़ने में पाकिस्तान का किरदार है, शायद किसी मुल्क का हो। ये रिकॉर्ड की बात है। हम उसको दोबारा हम ढंढोरा नहीं पीटना चाहते। हक़ाइक़ सबके इल्म में है, नंबर एक। नंबर दो, मैं वजाहत करना चाहता हूँ, हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ थे, ख़िलाफ़ हैं। हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, जानी कीमत अदा की है, माली कीमत अदा की है। कोई फ़र्द, कोई तंजीम कोई इदारा अगर दहशत गर्दी पे पनपना चाहता है, दहशत गर्दी को हवा देना चाहता है, हम उसके साथ न कल थे, न आज हैं, न कल होंगे। हम पार्टनर्स इन पीस हैं और हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। ये बड़ा वाज़े हमारा मौक़िफ़ है और मैं समझता हूँ इसमें कोई अभाम नहीं है। पता नहीं लोगों को इसमें उलझन क्या है। वैसे मगर फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा क्यों दुनिया में हेडलाइन लगवाएगा ये बोलकर कि वो ओसामा बिन लादेन को शहीद समझता है या नहीं? क्यों वाज़ेह पोजीशन नहीं होगी कि जी दहशतगर्द है, हम नहीं समझते शहीद? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मुझसे जो कहलवाना चाह रहे हैं शायद आपको कामयाबी ना हो पाए, लेकिन मैं ये कहता चलूँ, ओसामा बिन लादेन माजी है। मुझे माजी की नहीं, मुझे हाल और मुस्तकबिल की मेरी नज़र है। आप माजी में खोए हुए हैं, मेरी नज़र मुस्तकबिल पर है। मैं फ़िक्रमंद हाल का हूँ। शाहब, जो कौमें माजी से नहीं सीखती उनका हाल और मुस्तकबिल बेहतर नहीं होता है। और मैं आपसे कुछ नहीं कहलवाना चाह रहा, मैं वाज़ेह पॉलिसी जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से, क्योंकि माजी में कन्फ्यूजन की कॉस्ट पाकिस्तान ने पे की है। इस सूरत में पे की है कि 70,000 जानें यहाँ चली गई और दुनिया पर सवाल उठा रही थी कि डुअल पॉलिसी है और दहशत गर्दों के लिए हमदर्दी है। तो अगर एक क्लियर पॉलिसी है, दुनिया आप बकौल आपके कि हमें सोल्यूशन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझती है, तो ऐसे में एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ क्यों नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का कि वो क्या समझते हैं? मैं आपको माजी से निकालना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मैं आपको माजी से निकालना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र कीजिए। वो मुस्तकबिल जिसके असरात पाकिस्तान पे हो सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत पे हो सकते हैं, पाकिस्तान के माशरे पे हो सकते हैं। हम बिल्कुल वाज़े हैं, हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कोई ऐसी चीज़। देखिए, हमारा बड़ा क्लियर विजन है। हमारा विजन है तहरीक इंसाफ का। इमरान खान इंस्पिरेशन देते हैं किससे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से। उनका एक तस्वुर है पाकिस्तान के बारे में, माशरे के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जमहूरियत के बारे में। हम उस विज़न को फॉलो करना चाहते हैं और वो विज़न बड़ा वाज़ेह है। तो हम तो जिन्ना के विज़न को फॉलो कर रहे हैं और उस पर हम कारबंद हैं। शाहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो बड़े वाज़ेह थे इंतहा पसंदी के हवाले से, और इंतहा पसंदों के निशाने पर थे, उन्हें तो बीच में ना लाइए। मगर अब जो सेक्रेटरी दिफा हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि जी अगले 2 साल में दाइश या अलकायदा अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकते हैं, अमेरिका पर हमला हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ये बयानात हॉन्ट करेंगे, ये बयानात बाद में कोट किए जाएंगे। पाकिस्तान की जो वाज़ेह पोजीशन है, पाकिस्तान को उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए बजाय इसके कि ये कन्फ्यूजिंग बयानात देने चाहिए। नहीं, ना, हमारी क्लैरिटी है। हमारी क्लैरिटी है कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन या पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो
किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ। मैं तो नहीं चाहूँ, अमेरिका तो दूर की बात है, मैं तो नहीं चाहूँगा कि हमारे पड़ोस में किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो, हरगिज़ नहीं चाहेंगे। हमारी बड़ी क्लैरिटी है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही न करते हैं, न करेंगे, और न चाहेंगे कि उनको ऐसी ताकत और फिर उनको ऐसी अहमियत मिले कि वो इस काबिल हो जाएं कि मेन लैंड को स्ट्राइक करें, या किसी तीसरे मुल्क को या किसी कोलिशन पार्टनर को जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए बड़ी खिदमत की है। देखिए, मत भूलिए, हमें एक चीज़ का एतराफ़ करना होगा, अफगानों को एतराफ़ करना होगा कि कोलिशन का जो वहाँ लोग थे, वहाँ उन्होंने बेपनाह वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ अरबों डॉलर खर्च किए हैं, उनके इदारे खड़े किए हैं, तालीम को फ़रोग़ दिया है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की है, गवर्नेंस के तौर तरीके सिखाए हैं। तो मतलब है, कौन चाहेगा कि खुदा न खास्ता कि उन पर कोई मनफी वार हो। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा हमीद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुज़िश्ता बरस वज़ीर आज़म ने असेंबली के फ्लोर पर उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया था। पहले का अमरीकियों ने मार दिया, फिर रुके और शहीद कह दिया। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियाँ निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। वज़ीर आज़म बनने से पहले भी जब इमरान खान से सवाल पूछा गया कि वो उसामा को दहशतगर्द करार देते हैं या नहीं, तो उन्होंने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ सिर्फ अपोजिशन के ही नहीं, इलेक्शन कमीशन के भी इख्तलाफात हैं, और हर गुजरते दिन के साथ इन इख्तलाफात में शिद्दत आ रही है। मगर अभी तक हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स के अपने एजेंडे पर डटी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने 72 में से 45 मुजव्वज़ा तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इस हवाले से हुकूमत को खतूत के ज़रिए आगाह किया है। और आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। इलेक्शन कमीशन का काम पार्लियामेंट से मंजूरशुदा कानून पर अमल दरामद है। अगर किसी को सियासत करनी है तो इलेक्शन कमीशन छोड़कर सियासी जमात बनाकर सियासत करे। इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर ये सवाल नहीं उठा सकता कि वो कानून आप पास कर रहे हैं वो आईनी है या गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि पार्लियामेंट के पास किए हुए हर कानून के ऊपर अमल दरामद करे। अगर किसी को सियासत करनी है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे तो उसके लिए नहीं है, उनको फिर चाहिए अपनी सियासी जमात बनाएं और इलेक्शन लड़ें। और अगर कोई इस तरह का ख़त लिखेगा तो उसको ये भी देखना चाहिए कि शायद पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू ना हो, और प्रिविलेज कमेटी जो है वो हमेशा पार्लियामेंट की जो है वो तलब कर सकती है। कमेटी बनी थी प्रेसिडेंट साहब की, उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो रिप्रेजेंटेड था। 16 जून को बजट पर तकरीर करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा था कि कौमी असेंबली में होने वाली हालिया कानून साजी में कई खामियां हैं। हमने आवाज़ उठाई, आवाज़ नहीं सुनी गई। इस पर स्पीकर असद कैसर ने ऐलान किया कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ है। कमेटी कानून साजी का जायजा ले और उस पर इत्तफाक राय दे। हालिया दिनों में जो लेजिस्लेशन हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई जनाब स्पीकर, उसको बुलडोज किया गया है। कई उसमें लीगल खामियां हैं। हमने अपनी आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। आप मेहरबानी करके उस हवाले से एक फिल फॉर कमेटी। मियां साहब जो आपने बात की है इस पे एक आपस में डिस्कशन हुआ है कि एक जॉइंट कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है ना लीगली उसकी स्टेटस को डिस्कस करेगी और वो दोनों साइड जो है अपने नाम देंगे उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन 18 जून को प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर रेवान ने वाज़ेह किया कि कौमी असेंबली कानून साजी कर चुकी है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। मामला सेनेट में पहुंच चुका है। कौमी असेंबली ने जो बिल पास कर दिए हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ द सेनेट है, वो प्रॉपर्टी ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं है। जो स्पीकर साहब ने कहा वो 3 बातें कही कि स्टेटस देखा जाएगा उनका क्या है। स्टेटस ये है कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त प्रॉपर्टी हैं। दूसरा उन्होंने कहा एतराज़ात सुने जाएंगे, वो एतराज़ात। और तीसरा उन्होंने कहा कि लीगल पॉइंट्स जो है उन पे गुफ्तगू होगी, इनके लिए हम कमेटी में बैठेंगे। अगर कोई इनके एतराज़ात ऐसे हैं जो किसी जगह पे लीगल हैं, किसी जगह पे जायज़ हैं, तो उनको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। लेकिन बिल वापस नहीं लिए जा सकते इसलिए कि उनका स्टेटस ही बदल चुका है। यानी हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के लिए वाज़ेह पैगाम है कि इंतखाबी इस्लाहात समेत जो कानून साजी होनी थी वो असेंबली से हो चुकी है, अब सेनेट में पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुतनाज़ हुकूमती इलेक्शन बिल पर APC बुलाने का फैसला किया और 19 जून को उन्होंने मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोन पर रब्ता किया और दोनों रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की तजवीज़ से इत्तफाक किया। लेकिन
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि APC पार्लियामान को कमजोर करने की साजिश है। हम फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इस निजाम में स्टेक होल्डर नहीं समझते। ये लोग कोशिश करेंगे कि निजाम इस तरह ना चले। APC पार्लियामान को कमजोर करने की साजिश। हम फजलुर रहमान साहब को, मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को स्टेक होल्डर नहीं समझते इस निज़ाम में। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये निज़ाम जो है कि इस तरह ना चले। पार्लियामानी लीडर्स जो हैं वो हमारे साथ बैठें और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बातचीत करें। पर हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। पहले हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, पार्लियामान की बालादस्ती की बात आप करते थे और हुकूमत ने यह बयानिया भी आपके ऊपर रख दिया है कि जी हम पार्लियामेंट्री कमेटी में बात करते हैं अक्टूबर 2020 से, तो ये बॉयकॉट करते हैं और फिर बाद में ये APC बुला लेते हैं, पार्लियामेंट को ये ताकतवर नहीं होने दे रहे हैं। ये सारा बयानिया आप पर रख दिया उन्होंने कि ना इलेक्शन रिफॉर्म चाहते हैं आप और पार्लियामेंट को कमजोर करना चाहते हैं आप। देखिए शाहजेब, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत का यही वतीरा है कि ये पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। जिस तरीके से बुलडोज किया गया ये इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में एक स्याह तरीन बाब है। देखिए LLB के एक स्टूडेंट से जो फर्स्ट ईयर का है, आप पूछें आइन में तरमीम कैसे होगी, वो ये बता देगा कि इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत से नहीं की जा सकती। हुकूमत ने इस इलेक्टोरल बिल में, रिफॉर्म बिल में कई ऐसी शिकें हैं जो आइन के अंदर दर्ज हैं, उनको बुलडोज करके सादा अक्सरियत से तब्दील करने की कोशिश की है। इस पर हमने भी एतराज़ किया, इस पे इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ किया और ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। ये इनका एक तरीक़ेकार है कि ये इदारों को बुली करते हैं, ये इदारों को धमकाते हैं। आज की जो फवाद साहब की प्रेस का ब्रीफिंग है, ये सवाए इसके कि पाकिस्तान के एक आईनी इदारे को इन्होंने धमकाने की कोशिश की है। प्रिविलेज कमेटी का क्या मतलब है, वो किस तरीके से प्रिविलेज कमेटी इन्वोक कर सकते हैं? प्रिविलेज कमेटी तो इनके खिलाफ इन्वोक होनी चाहिए जिन्होंने पार्लियामेंट की तस्दीक की है, जिस अंदाज में कानून साजी की है। फिर जो स्पीकर ने कमेटी बनाई उसी को बाबर अवान साहब ने डिसोन कर दिया अगले दिन, तो साबित किया कि ये अनरिलायबल लोग हैं और ये लोग नहीं चाहते कि मगर ऐसा इकबाल साहब, स्पीकर साहब ने कहा था कि कानून के हिसाब से देख लें। बाबर अवान साहब कह रहे हैं कानून के मुताबिक सब ठीक हुआ है, कमेटी में गया, कमेटी से कौमी असेंबली में गया, वहां से पास होकर सेनेट में गया, प्रॉपर्टी ऑफ सेनेट है वो, तो हम कौमी असेंबली में ये कैसे वापस ले लें? ये नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक है सब। अगर एक चीज की कानूनी पहलू का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाई गई है तो बाबर अवान साहब को इंतजार करना चाहिए उस कमेटी का हतमी फैसला आने तक। अगर उसका फैसला पहले ही बाबर अवान साहब ने सादर फरमा दिया है तो उस कमेटी की क्या जरूरत है? और दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट में मौजूद जमातें स्टेक होल्डर नहीं है। हमारे इंतखाबी निज़ाम में हर वो जमात स्टेक होल्डर है जो चाहे पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट के बाहर है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। तो इसको ये कहना कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर मौजूदा जमातें जो हैं वो अपनी मन मर्जी करेंगी या सिर्फ हुकूमत यकतरफा तौर पे मन मर्जी करेगी, इससे तो आप एक मुतनाज़ा इलेक्शन की आज से ही बुनियाद रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे इस्तदलाल उनके बेमानी। मगर ऐसे मतलब ये जो है उनका मौक़िफ़ कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी में मामला था तो आप लोग बॉयकॉट करते रहते थे, और जिस दिन आखिर दिन हुआ है उस दिन भी आखिर तक आप लोगों ने, जब तक वोटिंग में आप हारे नहीं, ये बाबर अवान साहब की राय है, तब तक आप वहाँ बैठे हुए थे। पीपल्स पार्टी उससे पहले बॉयकॉट कर गई थी, तो फिर डिबेट कहाँ होगी अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटी में भी डिबेट नहीं करेंगे? देखिए, ये हुकूमत इस साइंस के अंदर मास्टर करती है कि झूठ इस तरह बोलो कि वो सच लगे। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर मुस्लिम लीग नून ने 45 अमेंडमेंट्स दी हुई हैं जो इस कानून के मुसवदे के साथ नथी हुई हैं, लगी हुई हैं जब इसको बुलडोज करने के लिए पेश किया गया। इसी तरह दीगर जमातों ने भी वहां पर उसके ऊपर तरामीम दी, लेकिन इन्होंने कवायद और ज़वाबित को सस्पेंड करके कि जिनके मुताबिक इस पर बहस होनी थी, असेंबली के अंदर बहस को सस्पेंड करके बुलडोज करके जिस तरह से पास किया, उससे लगता है कि ये इलेक्शन को और इलेक्शन के निज़ाम को हाईजैक करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ज़िमनी इंतखाबात में ये हार चुके हैं और ये समझते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, हार जाएंगे। वैसे मगर फिर क्या ऐसा रास्ता है? देखिए, इलेक्शन में रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है, APC से आप ये एतराज़ात हल तो नहीं कर सकते, तो क्या हल है? क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने हैं और डायरेक्ट कंसेंसस है, वो और ज़्यादा बेहतर है ताकि कोई सवाल ना उठा रहा हो। देखिए, पाकिस्तान के आइन के अंदर जो इदारा फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने के लिए जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है कि आप तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाएं, जैसे कि हर इंतखाब से पहले वो बुलाते हैं और एक ज़ाब्ता अखलाक बनाते हैं।
तो आप तमाम स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें बुलाएं, एक नेशनल कंसेंसस वज़ा करें और जो भी हमारे दरमियान इत्तेफाक राय होगा उसके मुताबिक हम पार्लियामेंट में जाके लेजिस्लेशन कर अब इस पर हुकूमत नहीं मान रही। समझता हूँ अब हुकूमत कह रही है नहीं जी ये क्या बात हुई, आप पार्लियामेंट के अंदर आकर डिबेट करें। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि एपीसी बुलाए और इस तरीके के मुज़ाकरात कराए? नहीं, ये बात उनकी बेमानी है। देखिए, अगर कोई बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है तो स्टेट बैंक उसका रेगुलेटर है। अगर स्टेट बैंक तमाम बैंक्स को बुलाकर एक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के पैकेज पे काम करता है और फिर उसे पार्लियामेंट को पेश करता है कि ये बैंकिंग सेक्टर को कंसेंसस के साथ इस्लाहात की जरूरत है, तो इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। इसी तरह अगर इलेक्शन कमीशन मगर बैंक्स पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है ना। आप लोग तो पहले से पार्लियामेंट का हिस्सा है। वो बैंक को बुलाकर मुज़ाकरात करेगा फिर पार्लियामेंट को देगा, क्योंकि बैंक पार्लियामेंट में नहीं है इसलिए उनका इनपुट लेगा। आप तो है इनपुट देने के लिए पार्लियामेंट में। शाहजेब, मैं आपको ये कह चुका हूं ना, बहुत सारी सियासी जमातें जो लेजिटिमेट रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं वो इस वक्त बदकिस्मती से पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर ही इस बहस को महदूद कर देंगे तो उन जमातों को जो किसी वजह से पार्लियामेंट में नहीं आ सकी आप इससे बाहर रख सकते हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन सब जमातों को बुला के कौमी मुशावरत कर सकता है और उसका एक ज्यादा ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप भी होगी और ब्रॉड बेस्ड इनपुट भी होगी। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन साथ बैठेंगे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे कैसे? हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे हसन इकबाल साहब और अब मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, आपने इलेक्शन कमीशन को भी जवाब दे दिया, अपोजिशन की एपीसी पर भी जवाब दे दिया। अब किस तरीके से फिर बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि स्पीकर ने कहा था कि जी एक कमेटी बना देते हैं, वो देख ले जो भी इलेक्शन का बिल पास हुआ है, मगर बाबर रहमान साहब ने कह दिया वो तो हो गया, अब तो वो सेनेट में चला गया है, वो वापस नहीं हो सकता। तो अगर कंसेंसस से होगा नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म भी और इलेक्शन भी मुतनाज़ ही होगा, तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? नहीं, हम तो साथ बैठना चाहते हैं और आप देखिए इसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने सबसे पहले एक ट्वीट की, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने लेटर लिखा स्पीकर साहब को और कहा कि अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाएं और उनके साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर गुफ्तगू करें। अक्टूबर पिछले साल से ये बिल असेंबली में पेंडिंग है। हमने आज हर मुमकिन कोशिश की कि अपोजिशन आए, हमारे साथ बैठे, बात करे। अब वो बैठे नहीं है। अब भी सेनेट की कमेटी में ये मौका मिलेगा कि हम उसे बैठेंगे। जहां तक बाबर रहमान साहब की बयान का ताल्लुक है, उन्होंने सिर्फ एक लीगल पोजीशन अपनी नुक्ता नजर से दी है कि जब एक दफा बिल सेनेट असेंबली से पास हो जाए तो वो सेनेट की प्रॉपर्टी बन जाता है तो उसे वापस लाना मुश्किल होगा। ये उनकी एक लीगल ओपिनियन है, लेकिन उस कमेटी में इस पर गौर होगा, बात होगी और अगर कुछ मामला आगे बढ़ सकता हुआ तो जरूर बढ़ेगा। अच्छा, ये आम बात है, आप कह रहे हैं इसकी गुंजाइश है अगर जो कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई है उस पर बात करें और अगर कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकल सकता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, तो इसे असेंबली में लाया जा सकता है, वापस कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। बिल्कुल, ये तो जब असेंबली जब ये कमेटी बन रही थी तो डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने उस वक्त भी अपनी यही लीगल ओपिनियन दी थी। उन्होंने कहा था कि कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं होगा, लेकिन एक कंसेंसस ये था कि कमेटी बना दें और उसको आप बाकी जो लॉयर्स हैं या लीगल माइंड्स हैं उनको बुला के सुन लें। अगर गुंजाइश निकल सकती है कि वापस आ जाए तो वो वापस ले आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस लाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये तय किया अपोजिशन के साथ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि वापस आ जाए और अगर वापस नहीं आता तो सेनेट की जो है वहां पे बैठ के बात कर लेंगे। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम। और फौजी साहब, आपने इस बात पर तो एतराज़ किया कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो बताए पार्लियामेंट को कि जी क्या चीज़ आइन से मुतसादिम है, नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज होता है तो अदालत ये फैसला कर सकती है, मगर जो इलेक्शन कमीशन ने आपको लिखा है उसको कम से कम देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो आइन से मुतसादिम हो, बाद में अदालत में जाए और अदालत से स्ट्राइक डाउन हो जाए और रिफॉर्म्स भी ना हो पाए। इस बात को देखेगी हुकूमत? नहीं, हमने तो इलेक्शन कमीशन को बात भी की है, फिर प्रेसिडेंट साहब की जो कमेटी है वहां पर भी उन्होंने बड़ी इसके ऊपर डिटेल बात की है और प्रेसिडेंट साहब ने पूरी एक कोशिश इसमें की है कि एक पुल का किरदार अदा करें इलेक्शन कमीशन के और पार्लियामेंट के दरमियान, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद भी ज़ाहिर पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये जो पब्लिक पोजीशन ली है, ये आमतौर पे इस तरह के आईनी इदारे इस तरह की पोजीशन नहीं लेते हैं और मुझे नहीं समझ कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उन्होंने एक ज़ाती तौर के ऊपर क्यों एक ऐसी बात की है, क्योंकि पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन तो एक दूसरे के मुकाबले तो नहीं आना चाहिए, वो तो बड़ी एक बुरी बात लगेगी। और दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अमल दरामद का इदारा है, एग्जीक्यूशन का इदारा है,
पॉलिसी तय करना पार्लियामान का काम है और ये सियासी क़यादत फैसला करेगी कि पाकिस्तान के इलेक्शन किस तरह से होने हैं। मगर फारूक साहब, अगर एग्जीक्यूट उन्होंने करना है और उनके जो इख्तियारात हैं उस पर उनको लग रहा है कि उसके कुछ इख्तियारात कम किए जा रहे हैं या किसी और इदारे को दिए जा रहे हैं और उस पर वो आपको बता रहे हैं कि आइन से मुतसादिम है या हल्का बंदियाँ जो काम उन्होंने करना है, मगर वो ये कह रहे हैं कि आइन से मुतसादिम है, तो ये बात वो नहीं बता सकते कि जी जो आपने कानून साजी कर दी आइन से मुतसादिम है और आप उसकी तस्हीह नहीं कर सकते आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये पार्लियामेंट ने तय करना है कि हल्का बंदियों की बुनियाद क्या होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट ने तय करना है कि इलेक्शन का तरीकाकार क्या होना चाहिए। वो अमल दरामद का इदारा है, वो एग्जीक्यूशन का इदारा है, मगर फौजी साहब का इदारा नहीं है। मगर फौजी साहब फिर पार्लियामेंट आइन बदल दे, क्योंकि कानून साजी के जरिए आइन नहीं बदला जा सकता ना। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आइन में ये लिखा हुआ है, कानून साजी के जरिए वो नहीं बदला जा सकता, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर आप आइन बदल दें ऑपोजिशन के साथ मिलकर। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, आइन बदल, ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है जो इंटरप्रिटेशन करता है कि कोई कानून जो है वो आइन के खिलाफ है या नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकता। फौजी साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, जरदारी साहब और परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई है, हुकूमत के लिए कोई कंसर्न है? पंजाब हुकूमत, मरकजी हुकूमत, या कोई बात नहीं, मिले हैं आपके इत्तेहादी हैं, कोई बात नहीं? इलाही साहब ने जो है वो बाकायदा इन्फॉर्म किया था इस मुलाकात का और उन्होंने बताया था कि वो मुलाकात कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने वज़ीर आज़म को बताया था कि मुलाकात करने जा रहे हैं? जी, हुकूमत को बताया था और हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं था कि ठीक है मिल लें, कोई ऐसी बात नहीं? हमें कोई एतराज़ नहीं। बहुत शुक्रिया फौजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।